तनकीद जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री पर हुई, उसके बाद उन्होंने इमरान खान की मुलाकातें भी बंद कर दी और उनकी जो पेशियां थीं, जो समाअत हो रही थी मुकदमात की, उन्हें भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी करवा दिया। इस सूरत हाल में इमरान खान की बहनें, उनके वकला दोबारा अदालत गए। अदालत ने फिर से अहकामात दिए कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। बहुत ही मुश्किल से आज इमरान खान की बहनों को जेल के अंदर जाने दिया गया, वकला को नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की बहनों से ये मुलाकात होने दी और महज 20 मिनट की मुलाकात होने दी। उस मुलाकात में इमरान खान ने बहुत ही वाज़ेह पैगाम भेजा है कि अडयाला जेल में एक कर्नल है और उसको डायरेक्ट अहकामात आसिम मुनीर देते हैं और जो कुछ भी करवा रहे हैं वो आसिम मुनीर करवा रहे हैं। बहुत ही दो टोक और दबंग तरीके से आज अलीमा खानम साहबा ने बहादुरी के साथ ये इमरान खान का पैगाम जो है वो आपके सामने रखा है। इमरान खान साहब जेल में हैं और एक किस्म की उनकी गर्दन के ऊपर खुदा न खास्ता छुरी रखी हुई है जनरल आसिम मुनीर ने। उसके बावजूद वो सच बोलने से गुरेज नहीं कर रहे। उन्होंने दो टोक पैगाम पहुंचाया है और उस तमाम लीडरशिप को जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, कभी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, उनके लिए एक डायरेक्शन सीधी कर दी है, लाइन सीधी कर दी है, निशाना सीधा कर दिया है कि जो कुछ करवाया जा रहा है वो आसिम मुनीर की तरफ से करवाया जा रहा है। ये पैगाम है। इमरान खान की जो दूसरी बहन है अलीमा खानम साहबा के अलावा भी उनकी जो दूसरी बहनें उनसे मुलाकात कर रही हैं, उन्होंने नौरीन बीबी ने इस सिलसिले में क्या कहा ये आपको पहले सुनवाते हैं और आपको अंदाज़ा हो कि आज ओवरऑल जेल के अंदर इस मुलाकात में इमरान खान साहब की अपनी बहनों से क्या बातचीत हुई है और उसके बाद ओवरऑल माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये सुनिए। इमरान खान सुरखरू होके बैठे अंदर और ये सारा निज़ाम के साथ खेल रहे हैं। इनके ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया क्योंकि आप देखेंगे जब वो बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह इमरान खान ने इन सब को अपनी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ इनकी थी। ये अपने ओहदों से उनसे गिर चुके हैं। खान ने कह दिया कि ये ऑर्डर आसिम मुनीर दे रहा है और उन्होंने खास ताकीद करके भेजा है कि आप ये ज़रूर कह देना। फौज हमारी कई लाखों लोगों की है। मेरे हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड दोनों एयरफोर्स में थे। आपने सुन लिया। ना सिर्फ अलीमा खानम साहबा ने यह बताया कि जो भी करवा रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, उसके अलावा उनकी दूसरी बहन नौरीन खान साहबा ने बड़ा ही वाज़े किया कि ये बुखला गए हैं और इशारा वाज़े तौर पर आसिम मुनीर की तरफ है। वाज़े तौर पर वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर में आकर ये सारे बयान दे रहे हैं क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जो पिछले 3-4 दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने जिस तरह के पैगामात दिए हैं आज की दुनिया में कि फ़लाँ के हाथ काट दो, फ़लाँ का पाँव काट दो, फ़लाँ की गर्दन काट दो, फ़लाँ को कत्ल कर दो, और जब तक वो सरेंडर ना करें, बैत ना कर लें और अपने आप को खुदा न खास्ता खुद साख्ता अपने आप को एक कंसिडर करवा लिया कि वो खड़े हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की साइड पर, और जो उनके मुखालफीन हैं वो मुखालफ सिमत खड़े हैं। उनकी बातचीत से ये लगा तो ख़ुद से ही उन्होंने खलीफा डिक्लेयर कर लिया अपने आप को, या अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर लिया है। वही मेरा ख्याल मर्ज़ है जो ज़िया-उल हक़ के अंदर भी था। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन जिस दबंग तरीके से, जिस दिलेरी के साथ इस तमाम क्राइसिस के साथ इमरान खान निपट रहे हैं वो भी एक दीदनी मंज़र है। वो भी एक वफ़ादारी की अपनी कौम के साथ, दिलेरी की, और मैं यही कहूँगा हुब्बुल वतनी की एक लाजवाल मिसाल है जो मरहुमा शौकत खानम का बेटा और उसकी बेटियां और इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने आज ये भी पैगाम भिजवाया है कि बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। उनको तोड़ने के लिए उन पर शदीद मुज़ालिम किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ इस वक्त किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जो हमने कोशिश की है, अब मैं हतमी तौर पर आपके सामने ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगला रखने लगा हूँ, ये हतमी तौर पर मेरे पास नहीं है। ज़ाहिर है किसी सोर्स से मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं अपनी गवाही इसमें शामिल नहीं कर रहा। ये ख़बर गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है। ख़बर ये है कि जो बुशरा बीबी का सेल है जिसमें उनको रखा गया है, उस सेल के अंदर किसी किस्म का कोई हीटर नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई चादर बाहर नहीं लगी। उन्हें शदीद तरीन सर्दी में रखा गया है। उन्हें एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर बदतरीन किस्म का इस वक्त सर्विलेंस है। उनके साथ कोई जेल के हुकाम भी जाकर बातचीत नहीं कर सकते।
اوور آل میں سمجھ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے بہت ہی نیگیٹو قسم کی کیمپین بشرا بی بی کے خلاف پہلے دن سے چلائی. کہا کہ ان کی کرپشن کی فائل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے عمران خان کو دی, تو عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو اس وقت DGI کے عہدے سے ہٹا دیا. اس طرح کی کیمپین چلا کے بہت سارے لوگ جو ایون عمران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بشرا بی بی کا ایک نیگیٹو تاثر بنایا گیا. لیکن یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بشرا بی بی نے بہت کرپشن کی تھی, تو پچھلے 3 سال سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کی ایسی حکومت ہے کہ جس میں اور کوئی ثانی نہیں ہے یا ان کا حصے دار نہیں ہے, وہ انداتا ہیں پاکستان کے, تو وہ فائل کدھر ہے؟ وہ فائل ابھی تک قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی؟ اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بزدار کے تھرو کرپشن کرتی ہیں. بزدار تو ابھی بھی, آپ کو میں نے گرمیوں میں دکھایا تھا کہ وہ دریائے سندھ کے اندر آم ٹھنڈے کر رہے تھے اور پاؤں ڈبو کر وہاں پر آم کھا رہے تھے اور پیچھے دلدار جانی کا گانا چل رہا تھا. آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے میں عثمان بزدار جو ہیں وہ لاہور, ملتان اور بیشتر جگہوں کے اوپر لوگوں کو مل رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, شادیوں میں شمولیت کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. تو اگر بشرا بی بی نے تمام کرپشن عثمان بزدار کے تھرو کی تھی تو عثمان بزدار کو تو کبھی آپ نے 1 لمحے, 1 منٹ, 1 سیکنڈ کے لیے پوچھ گچھ کے لیے بھی نہیں بلایا, جیل تو دور کی بات ہے. تو پھر بشرا بی بی کی وہ کرپشن کی وہ فائل, وہ سب کچھ کہاں ہے؟ مقصد عمران خان کو توڑنا ہے, مقصد عمران خان کو یہ اذیت دینا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہم یہ ظلم کر سکتے ہیں تاکہ عمران خان ٹوٹ جائے اور ان کی بات مان لے. اپنے دل سے پوچھئے, اگر آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جائے جو کچھ عمران خان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے, تو کیا آپ ٹوٹیں گے یا نہیں ٹوٹیں گے؟ عمران خان پوری دلیری کے ساتھ اس وقت عاصم منیر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی جیل میں, ان کی عدالتوں کے نیچے, ان کے جلادوں کے نیچے ہونے کے باوجود کلمہ حق کہہ رہے ہیں. اور یہی اللہ کی ذات نے, جن کے خود ساختہ خلیفہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سائڈ پہ ہے وہ اللہ اور رسول کی سائڈ پہ, اور جو مخالف سائڈ پہ ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, ٹانگ کاٹ دی جائے گی, اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا ورنہ وہ بیعت کر لے. تو اسی اللہ نے اور اسی اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کلمہ حق کسی جابر حکمران کے سامنے کہنا سب سے بڑا جہاد ہے جس کو اس وقت عمران خان لڑ رہے ہیں. بہرحال آج عمران خان کی بہنوں نے وہ تمام چیزیں بڑے ہی دبنگ طریقے سے آپ سب کے سامنے رکھی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں بڑے بڑے عہدے انجوائے کرتے ہیں, کر رہے ہیں, ماضی میں کیے ہیں, وہ بالکل تھر تھر کانپتے ہیں اگر انہیں جنرل عاصم منیر کا نام لینا پڑے. یہ ایسا نہیں ہے صرف کہ ملک کے اندر رہنے والے, ملک سے باہر ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں جو لے سکتے ہوں, بڑے بڑے صحافی, جگادری, کوئی بھی عاصم منیر کا نام لے کر راضی نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی بھی بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جنرل یحییٰ خان بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوگا. میں ویسے تو کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں اور جنرل رانی بھی وفات پا چکی ہیں, اس لیے کسی فوت ہوئے شخص کے اوپر کوئی بھی بات, کوئی بھی تبرہ کرنا جائز نہیں ہے, نہ یہ ہمارے کلچر میں ہے, نہ یہ ہمارے مذہب میں ہے. لیکن کیونکہ ان کی, اب جیسے ہم فرعون کے بارے میں بات کرتے ہیں, جیسے ہم ابو جہل کے بارے میں بات کرتے ہیں, ویسے تو وہ بھی مر چکے ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ظلم اتنے کیے ہیں کہ ہسٹری کے لیے انہیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اب جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی اور دوسری جو خواتین و حضرات اس زمانے میں اسی طرح ماحول کو گرم کیے ہوئے تھے, یا اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں ہوگا, اس وقت دوسرے اخبارات ہوں گے, اور ان کو بھی آپ کو پتہ ہے پریس ہی اٹھا لی جاتی تھی, اخبار چھپنے نہیں دی جاتی تھی, کوڑے مارے جاتے تھے. تو اس وقت تو کنٹرول کرنا آسان تھا. سوشل میڈیا تو ہر انسان کے ہاتھ میں ہے, ہم باہر سے بیٹھے بول رہے ہیں, آپ پاکستان میں سن رہے ہیں, تب تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا, ظاہر ہے. تو ان حالات کے اندر کنٹرول بہت تھا انفارمیشن کے اوپر. لیکن آج قاسم خان سوری نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے 1971 کی تاریخ راتوں کی تہلکہ خیز داستان جنرل رانی کے عنوان سے انہوں نے جمع و تدوین قمر نقیب خان نے, اور یہ سابق IG پنجاب سردار محمد چودھری کی زبانی جو ہے یہ کہانی انہوں نے لکھی ہے, مطلب کہ مصدقہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کا دور پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا. جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا, پاکستان کا ایوان صدر عملی طور پر کنجر خانہ بنا ہوا تھا.
इस दौर की अंदर की कहानी सुने साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की ज़ुबानी। याया खान परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। इसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल भी हमजन परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसहाक ना सिर्फ पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार थे। अब ये मुझे नहीं पता थे या नहीं, या पुराने लोग भी थे या नहीं जिनके बारे में हम जिन्स परस्त कहा गया और इनको तहज्जुद गुजार कहा गया है। ये मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो इनके साथ तो इनको उन्होंने चुक दिया। आपको पता है हमारे यहाँ इखलाकी दिवालियापन तो बहुत है, और अगर आपको लगता है वो अब हुआ है, अब थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन शुरू से ही है। इसके अलावा ऐवान सदर में दलाल और तवाइफें थीं और बाज़ को अहम मर्तबा हासिल था। इनमें अकलीम अख्तर रानी, जिसे जनरल रानी कहा जाता है, मिसेस के एन हुसैन और लैला मुजफ्फर सर फहरिस्त थे। वैसे इन सब की औलादें जो होंगी वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही मोतबर होंगी, और जितने डिक्टेटर हैं उनकी भी औलादें आप देखें बहुत मोतबर हैं। कहीं आपको जमहूरियत के दर्स देंगे और बड़े आपके सामने बड़े मोतबर बन के बैठेंगे और मोतबर बातें करेंगे। हालांकि उन डिक्टेटर्स ने जो आवाम का खून चूसा, उससे जो दौलत बनाई, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं ये उनकी नस्लें, और उसी पैसे, उसी दौलत और उसी स्टेट के ऊपर बैठ के ये अपनी अपनी सियासत करते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि याददाश्त कम है, हम उन्हीं अवतार के लौंडों से दवाई लेते हैं, मतलब कि उन्हीं को बाद में मुतबर बना के उन्हीं ख़ानदानों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। सदर पाकिस्तान याया खान से कुर्बत की वजह से अकलीम अख्तर को उर्फ आम में जनरल रानी कहा जाता था। अलावा अजी वहाँ पर बहुत सी बदनाम लेकिन हसीनों पुरकशिश औरतों का हजूम था, जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ़ रहती थीं। ये ज़रा कुछ मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, कुछ ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने। मसाला जो है वो चौधरी साहब ने ज़्यादा डाल दिया है, सरदार मोहम्मद चौधरी साहब ने, या शायद यही हकीकत हो, सुनते तो ऐसे ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैंने तो आपके सामने कासिम सूरी साहब का ये ट्वीट रखा है, और इस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने इन किताबों से बातें रखी हैं, अल्फाज तो उनमें बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। मैं अमूमी तौर पर अपनी तरफ से ऐसे अल्फाज तो ना कहूँ, लेकिन क्योंकि ये अब किताबों का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है, तो आपके सामने रखा है। लेकिन एक बात तय है कि जनरल याया और जनरल रानी हों, या ये मिसेस के एन हुसैन हो, या लैला मुजफ्फर साहबा हों, ये सब कानों को हाथ लगाती होंगी। 50 साल इनको, कईयों को दुनिया से गए 20 साल हुए होंगे, 30-40, ये भी कानों को हाथ लगाते होंगे। ये हमारे अमालनामे दोबारा से क्यों खुल गए हैं, ये किसने इतनी मेहरबानी की है कि दोबारा हमारा प्रचार हो रहा है। और वो भी सोचिए 2024-2025 के अवाइल में, जब सोशल मीडिया है हर शख्स के हाथ में, जब तस्वीरें भी दी जा सकती हैं और कहानियाँ भी बयान की जा सकती हैं, तब ये सारी डिस्कशन हो रही है। बड़ी मेहरबानी है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन लोगों ने उन्हें दोबारा पर्दा स्क्रीन के ऊपर लाया। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो एक और ट्वीट है। पिछले व्लॉग में हमने शाहीन सबाई साहब, बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट, एडिटर रहे हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के इस वक्त के बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके उस्ताद रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ ने $70 मिलियन का चेक मिशेल ओबामा से वसूल किया और इसे हज़म किया। आज तक कोई सुराग भी नहीं मिला, मगर इनके फैशन, ड्रेसेस, पर्स, सोने चांदी हीरे की चूड़ियाँ, हार और गजरे, नेल पॉलिश और जूते, मेकअप और नाखून, भवें और बाल और चेहरे की झुर्रियाँ हटाने पर करोड़ों लग गए हैं। क्या 70 मिलियन इसी काम के लिए थे? ये शाहीन सबाई साहब का सवाल है। उम्मीद करते हैं जो महारानी साहबा हैं पंजाब की, जो रानी साहबा हैं, वो इनका जवाब ज़रूर देंगी। हाँ, कल आपको ये बता दें कि कल मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, जब आप कल सुबह उठेंगे तो कल दोपहर को वो बस पर सफ़र करेंगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो कल बस पर सफ़र करेंगी, और एक ई बस जो चौधरी परवेज़ अलाई का मंसूबा था, और उससे पहले बुज़दार साहब ने इसको, उनकी हुकूमत में ये मंसूबा बनाया गया था। फट्टी और बूथा जो है, बूथा पंजाबी में शक्ल को कहते हैं, वो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का लगेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये उस्मान बुज़दार के ज़माने में शुरू हुआ था और चौधरी परवेज़ अलाई ने इसको मुकम्मल किया था। अब वो बसेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और उनको पिछले कई महीनों से, पिछले 6-8 महीनों से रोक के रखा हुआ था ताकि मरियम साहबा के वो ज़ुम्मे डाली जाएँ वो बसें। अब उन पर वो सफ़र करेंगी और ई बस सर्विस का वो इफ्तिताह करेंगी। वो बस सर्विस जो इससे बहुत पहले उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ अलाई जो है उसकी दागबेल डाल चुके हैं। तो कल भी एक पूरे का पूरा जो है वो ड्रामा है, मनोरंजन है। कल भी एक ऐसे ही है जो अहमद शाह रंगीला का जैसे दरबार था, वैसे ही हमारी ये जो रंगीली बाजी हैं,
ان کا بھی دربار ہے, ان کا بھی جو روز کا اسکیجول ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ترا نکل جاتا ہے. لیکن ایک چیز کامن ہے اس میں, جی لے سمرن اپنی زندگی جی لے. اور یہاں سمرن کو سمن پڑا جائے جو پنجاب کے بڑے بابو چیف سیکرٹری پنجاب کی قریبی رشتہ دار ہیں, جنہوں نے اس وقت انی اور تباہی مچائی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا آرٹیفیکٹ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں سرکار کے پیسے کے اوپر بیچا جا رہا ہے. انٹیریئر ڈیزائن کے اوپر انٹیریئر قسم کی کاروائی جو ہے وہ, بلکہ الٹیریئر قسم کی کاروائی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. اگلی خبر کے لیے سیدھا چلتے ہیں سعودی عربیہ, جہاں پر ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر مملکت سعودی عربیہ جو ہے وہ 8 فروری 2025 منگل کے دن, آج ہی کے دن, وہاں پر انہوں نے روسی فیڈریشن رشین فیڈریشن جو روس ہے پوٹن کا ملک, اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. یہ اقدام عالمی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے سعودی عربیہ کی کوششوں کا حصہ ہے.